अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले लेक्चर तक हमने देख लिया था वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज जो है हम बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। किसकी बात करेंगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं ज़रा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखें, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हो, मान लो एक है वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा। यानी कि ये क्या है? आर है वेक्टर ए प्लस बी, ठीक है ना। अब चूंकि ए और बी 90 डिग्री में है, एक दूसरे से क्या बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो इस आर वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल कितना होगा? दैट विल बी गिवन बाय टेन थीटा। और वो टेन थीटा किसके बराबर होगा? बी का मैग्नीट्यूड इसके भी बराबर होगा, यही बी ही होगा ये भी। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर बी बाय ए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, और इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम रिजल्टेंट और डायरेक्शन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम इस तरह से कैलकुलेट करते थे। अगर पिछले लेक्चर को आपने देखा होगा तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ऐसा ही किया था। एक स्पेशल केस था जब वेक्टर ए और बी 90 डिग्री पर हो तो रिजल्टेंट ऐसा हो जाता था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, अब अपने नज़रियात को थोड़ा बदलते हैं। क्या कि अब रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि जिस तरह से रिजल्टेंट ए ऑब्टेन करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम से, क्या हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कोई आर वेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ कोई आर वेक्टर है, तो क्या हम उसको ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते कि ये जो है किसी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट रहा होगा? किसी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट रहा होगा। कैसे सोच रहे? दोबारा देखो कि जिस तरह से आर जो है ए और बी का समेशन है, वेक्टर समेशन है, तो अगर मान लो यहाँ पर हमें डायरेक्ट वेक्टर आर गिवन होता, तो क्या हम ये कह सकते थे कि ये जो वेक्टर आर है ये हकीकत में किसी दो ऐसे वेक्टर का रिजल्टेंट है जिसका एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है, और इन दोनों के बीच 90 डिग्री है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट है ये। तो ये रिवर्स करना चाह रहे हैं हम। पहले दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट निकाल रहे थे, तो अगर हम रिवर्स प्रोसेस करें तो हम क्या कहेंगे कि एनी वेक्टर आर इज बेसिकली द सम ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी कि अगर मैं इसको कह दूं आर एक्स और इसको कह दूं आर वाई, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आर है उसका एक कंपोनेंट आर एक्स है और एक कंपोनेंट क्या है? आर वाई है, जहां पर वेक्टर आर जो है इस आर एक्स और आर वाई का सम है। तो इस बार हमें गिवन क्या था? वेक्टर आर, और हमने सोचा कि ये वेक्टर आर किसी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट रहा होगा, एंड दैट वेक्टर मस्ट बी द टू एडजेसेंट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम, है ना। तो वो वेक्टर आर जो है इसको हम क्या कर सकते हैं? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर की फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं
कि मतलब ये जो r है हकीकत में किसी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर rx और ry का रिजल्टेंट रहा होगा, जिस तरह से ये r a और b का रिजल्टेंट था। तो रिवर्स ऑर्डर में सोच रहे हैं, ठीक है ना, समझ आई बात है कि नहीं? ठीक है। और अगर मान लो ये एंगल थीटा है, मतलब जो रिजल्टेंट है उससे ये rx जो है एंगल कितना है, rx से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है, rx बाय ry बाय rx के बराबर है, ry बाय rx के बराबर है। ठीक है। तो ये जो हमने सोचा कि r किसी rx और ry का रिजल्टेंट है, दैट rx एंड ry is known as component of vector r। तो ये rx और ry को हम क्या कहते हैं कि वेक्टर r का ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट इन द सेंस कि मतलब हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये r किसी rx और ry का सम रहा होगा। ठीक, अगर ये इसका सम रहा होगा तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ये वेक्टर r जो है इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर वाई स्क्वायर के बराबर रहा होगा। ठीक है, समझ में आई बात है कि नहीं? ये है, ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो ये r जो होगा अंडर रूट आर एक्स प्लस आर वाई का रिजल्टेंट होगा। ठीक है ना, अंडर रूट आर एक्स प्लस आर वाई का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब जरा बढ़ते आगे। तो किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। किसी भी वेक्टर को दो या तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। तो अभी हम प्लेन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने सिर्फ और सिर्फ दो वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, आर एक्स और आर वाई। तो वेक्टर आर इज बेसिकली द सम ऑफ आर एक्स और आर वाई, है ना। चूंकि ये वेक्टर प्लेन में है तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का क्या है, समेशन है। ठीक है, समझ आई बात है। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर तो हमें आर गिवन था, आर एक्स और आर वाई गिवन नहीं था। आर एक्स और आर वाई गिवन नहीं था, ये तो हमें चाहिए। हम तो उल्टा काम कर रहे हैं ना, अब रिवर्स प्रोसेस में है, यानी कि आर को तोड़ना है। आर एक्स और आर वाई हमारे पास पहले से नहीं है, तो हमें तो आर एक्स और आर वाई चाहिए। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, लेकिन ये रिजल्ट वहां भी सेटिस्फाई होगा, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि ये r का मैग्नीट्यूड हमें पता है और ये हमने लिया है x एक्सिस के लॉन्ग और ये ले लिया है y एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, चूंकि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक x एक्सिस मान लो दूसरा y एक्सिस मान लो, तो मतलब इसका एक कंपोनेंट किधर होगा, x एक्सिस के अलोंग होगा, है ना, और एक कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग होगा, है ना। मान लो अगर ये वेक्टर x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो मैं जो कह रहा हूं इसको rx और इसको कह रहा हूं ry। जरा देखना, इस ट्रायंगल के हिसाब से, ट्रायंगल ABC के हिसाब से ये ry हो जाएगा। तो देखना इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, ry बाय r, यानी कि ry की वैल्यू r इंटू साइन थीटा हो जाएगी, है ना। और इसी ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू rx बाय r हो जाएगा, जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो rx किसके बराबर हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, r इंटू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मतलब इससे ये पता चला कि ये जो वेक्टर r है ना, इसका rx वाली जो वैल्यू है वो हकीकत में कितना है, r cos थीटा है, और ry वाली जो वैल्यू है वो कितना है, r sin थीटा है। मतलब कि ये rx और ry जो हम कह रहे थे उसको बेसिकली हम इस गिवन वेक्टर r और थीटा के टर्म में ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं, थीटा के टर्म में ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये ry sin थीटा इसके बराबर है, तो ये मतलब ये वैल्यू भी कितनी है, r sin थीटा है। ठीक, अच्छा, ये एंगल थीटा कहाँ से है, x एक्सिस से। किससे है, x एक्सिस से। ये कहाँ से है, y एक्सिस से।
ये कहाँ से, वाई एक्सिस से। तो मतलब ये आर एक्स जो है यानी आर कॉस थीटा वो किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, और आर वाई यानी कि आर वाई साइन थीटा किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग, है ना, वाई एक्सिस के अलोंग। लेकिन ये अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये है, ठीक बात है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम जानते हैं क्या कि किसी भी वेक्टर को अगर ऑब्टेन करना हो तो क्या करें, किसी यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर हमें किसी ए कैप वेक्टर के अलोंग कोई वेक्टर चाहिए तो इस ए कैप को हम क्या करेंगे, किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो मैग्नीट्यूड कौन सा होगा, जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर हमें चाहिए उस वैल्यू से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस ए कैप के अलोंग हमें ए वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड ए है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास मान लो कोई वेक्टर ए मिला, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड +3 है along the positive direction of x एक्सिस। और अगर यहीं पर अगर मैं निगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो वेक्टर ओ ए होगा उसकी डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ आई कैप यानी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे तो और अच्छा हो गया क्या कि मतलब ये जो वेक्टर आर है उसका जो वेक्टर समेशन है वो क्या है, आर एक्स आई कैप के अलोंग और आर वाई जे कैप के अलोंग, है ना। और इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, √RX² प्लस RY², जहां पर RY क्या है, R साइन थीटा है, RX क्या है, R कॉस थीटा है। लेकिन याद रखें ये RY R साइन थीटा हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमेशा RX R cos थीटा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दैट विल डिपेंड ऑन कि एंगल जो है किस एक्सिस से लिया गया है, एंगल जो है किस एक्सिस से लिया गया है। मान लो कि ये वेक्टर हमारा R है और ये 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना। इस बार थीटा इधर से दिया हुआ है ना, तो इस बार तो इधर y है इधर x है। तो इसके लिए सीधा सा याद रखना है जिस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है ना, मतलब मान लो जैसे आर वाई के करस्पॉन्डिंग एंगल दिया हुआ है, या ऐसा कह लो कि किस एक्सिस के हिसाब से एंगल दिया हुआ है, तो जिस एक्सिस के हिसाब से एंगल दिया हुआ है उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है आर कॉस थीटा होता है, और जिससे एंगल गिवन नहीं होता उस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है वो आर साइन थीटा होता है। क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। चूंकि इस बार जब ट्रायंगल लगाओगे तो ये वाली ट्रायंगल यूज करोगे तुम, है ना, ये वाली ट्रायंगल यूज करोगे तो, ठीक है ना। तो यहां से क्या पता चला कि किसी भी वेक्टर को हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो वेक्टर किसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है तो, है ना। स्पेस की बात हम नहीं कर रहे, किसी प्लेन में है तो उस प्लेन के हिसाब से वो वेक्टर कहां पर है। 2 डायमेंशन के हिसाब से अगर देखें तो हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर 3 डायमेंशनल होगा तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या निकला यहां से कंक्लूजन कि किसी भी वेक्टर को हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। मतलब यह है कि जैसे मान लो ये वेक्टर है कोई 5 न्यूटन फोर्स का सपोज कर लो, और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है ना। और ये जो है 6 न्यूटन कर ले, और ये जो है एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो हम फौरन क्या कहेंगे, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा 6 cos थीटा होगा यानी cos 60 होगा, और y एक्सिस के अलोंग जो होगा वो 6 sin 60 होगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 6 × cos 60 यानी 1/2 दैट इज 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × sin 60 की वैल्यू √3/2 दैट इज 3√3, है ना, 3√3। तो मतलब इस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है हमारा वो है 3 यूनिट का, और इस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है वो है 3√3 यूनिट का, ठीक है ना। तो मतलब ये जो हमारा 6 यूनिट का वेक्टर R है वो हकीकत में इस वेक्टर 3i कैप
प्लस 3√3 जे कैप के बराबर है। आई कैप जे कैप कहाँ से आया? हमने अभी बताया था किसी वेक्टर आर को हम लिख सकते हैं क्या? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। मतलब आर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इतना मैग्नीट्यूड था तो इंटू आई कैप कर दिया तो वेक्टर मिल गया। इस मैग्नीट्यूड का आई कैप के अलॉन्ग आर वाई एक्सिस के अलॉन्ग था तो जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके अलॉन्ग एक वेक्टर मिल गया। तो एक कंपोनेंट आर एक्स, दूसरा कंपोनेंट आर वाई। तो आर एक्स आर कॉस थीटा के बराबर, आर वाई आर साइन थीटा के बराबर। ठीक है ना? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट में उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात यहां से निकल कर आती है, जरा इस एग्जाम्पल को देखें। मान लें कि ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस और ये हमारा कोई वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड आर है। ये बताओ, ये हकीकत में इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर भी है, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर भी है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा कह रहा हूं, ठीक है, और इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है सपोज कर लो x और y है। क्या है? x और y है। तो ये देखो जरा, अगर तुम इसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करोगे तो ये रिजल्टेंट कितना होगा? फौरन क्या कहोगे? r cos थीटा यानी कि आर एक्स, और ये है r sin थीटा यानी कि आर वाई। ठीक है ना? है ना? और ये वेक्टर r है हमारा, वो हकीकत में r cos थीटा आई कैप और r sin थीटा जे कैप है ना? ऐसा कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? चूंकि आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप है ना, इस वेक्टर की फॉर्म में हमने इनको क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, अब जरा अगर अपनी अकल लगाओ तो जरा गौर करो कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये तो x के बराबर ही होगा, और ये जो वैल्यू है ये तो y के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा आर एक्स है वो हकीकत में x कोऑर्डिनेट के बराबर है, और जो आर वाई है उसका मैग्नीट्यूड y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो मतलब किसी वेक्टर r को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या पता चला? नोट करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि ये जो r था हकीकत में इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर भी था। तो किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को अगर लिखना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली उस वेक्टर का मतलब उस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा देंगे प्लस y कोऑर्डिनेट्स के साथ जे कैप लगा देंगे। ठीक है ना? अगर 2 डायमेंशन में है तो उससे क्या मिल जाएगा हमें? इतने से ही हमें क्या मिल जाएगा? एक पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। किसका? इस पॉइंट P का। इस पॉइंट P का क्या मिल जाएगा? पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल तुमसे सबसे सवाल पूछ दिया जाए, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, B, C, तो हम क्या लिखेंगे? R इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दैट विल बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी सी। यहीं पर अगर ये कह दिया जाए कि 3, -4, 2 का पोजीशन वेक्टर लिखो तो क्या लिखेंगे? R वेक्टर R इज 3 आई कैप -4 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना? तो ये 3D के हिसाब से लिख दिया। अगर सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन हो तो ए और बी होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप प्लस बी जे कैप। और अगर यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ 3, -4 होता तो क्या होता? वेक्टर R इक्वल टू 3 आई कैप -4 जे कैप, वेक्टर R इक्वल टू 3 आई कैप -4 जे कैप। ठीक है ना? तो सिंपली कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो आई कैप और जे कैप लगा देंगे अगर 2D में है तो, और अगर 3D में है तो आई कैप, जे कैप और के कैप लगा देंगे उस कोऑर्डिनेट के साथ, साथ में हो प्लस साइन समेशन का बीच में। समझ में आई बात है? तो उस कंडीशन में जो भी वेक्टर हमें मिलेगा उस पॉइंट का जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है, उस पॉइंट का वो पोजीशन वेक्टर होगा। उस पॉइंट का क्या होगा? वो पोजीशन वेक्टर होगा।
तो हमने क्या सीखा अब तक के डिस्कशन में? हमने क्या सीखा अब तक के डिस्कशन में? हमने क्या सीखा कि अगर प्लेन के अंदर कोई वेक्टर है, अगर प्लेन के अंदर कोई वेक्टर है तो दैट वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट, दैट वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट rx and ry, है ना? If theta is the angle between this rx and r, then rx will be r cos theta and ry will be r sin theta. If rx is along x axis, then this rx vector will be r cos theta I cap and this ry will be r sin theta j cap, है ना? तो दिस वेक्टर r कैन बी रिटन एज rx I कैप प्लस ry j कैप, है ना? ry j कैप। और अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ये यही rx और ry होगा, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस rx I कैप एंड ry j कैप, rx I कैप एंड ry j कैप is also the position vector of this point P, है ना? is also the position vector of this point P, ठीक है ना? What about 3D? What about 3D? तो हेडिंग डालें, resolution of vector in 3D। देखिए सिमेट्री है यहाँ वहाँ भी। 3D में क्या होता है कि एक्चुअली क्या है, स्पेस को हम डिवाइड करते हैं। मान लो ये क्या है हमारा x एक्सिस है, ये है क्या y एक्सिस है, ठीक है ना? और ये जो रेड लाइन है, ये डॉटेड वाली लाइन इस बोर्ड के अंदर है ऐसे, और ये बोर्ड लाइन इस बोर्ड के बाहर है, मतलब ये ऐसा वेक्टर है ये, और ये ऐसा वेक्टर है ये, तो ये है z एक्सिस, ठीक है? मतलब कुछ इस तरह के हैं, x एक्सिस दैट इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, लाइक दिस, ठीक है ना? तो अब देखें कि इसके हिसाब से ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है, ये जो पूरा स्पेस है वो 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। कैसे? एक तो देखो ये वाला एक्स वाई इसके सामने, उसके बाद देखो एक्स डैश वाई ये वाला इसके सामने वाला पोर्शन, तीसरा मतलब पॉजिटिव जेड की तरफ, मतलब ये इसको ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो एक्स वाई और ये जेड, है ना? एक्स वाई एक्स डैश वाई और ये वाला पोर्शन एक्स डैश वाई डैश और पॉजिटिव जेड की तरफ, है ना? है ना? ओ एक्स और ओ वाई पॉजिटिव जेड की तरफ, है ना? तो क्या है, 4 पार्ट इधर बन जाएगा और ऐसे ही 4 पार्ट कहाँ बन जाएगा, अंदर बन जाएगा। तो पूरा स्पेस जो है कितने पार्ट में डिवाइड है, 8 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है ना? तो 4 कहाँ होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और 4 कहाँ होगा निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसको ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे कि प्लेन है ये बोर्ड का और इस प्लेन पर हमने 2 एक्सिस बनाया, अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस डालोगे तो 4 पोर्शन मिलेगा, 1 2 3 4 इस पेन के इधर, है ना? और इस पेन को अंदर ले जाओ, अगर अंदर ले जाओ तो ऐसे ही 4 इसके सामने मिलेंगे बिल्कुल अंदर की तरफ, ठीक है ना? तो मतलब जो स्पेस है डिवाइड होते कितने पार्ट में, 8 पार्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं ऑक्टेंट। दैट मीन्स स्पेस इज डिवाइडेड इनटू 8 octant. Space has been divided into 8 octant. Z dash, ठीक है ना? और स्पेस के अंदर जो पॉइंट ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, 0, 0, 0, ठीक है? 0, 0, 0 एक्स एक्सिस, है ना? यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। अब बात यह है कि अगर स्पेस में मान लो कोई कोऑर्डिनेट यहां पर है, कैसे चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका देखो कि पहले ऑक्टेंट का हम नंबर लिख लें। कैसे लिखते हैं देखो जरा,
मैं पहले रेड मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव z की तरफ के लिए, ये क्या है प्लस x प्लस वाई, यहीं से शुरू करना, जो तुम्हारा 2D में हुआ करता था वहीं से शुरू करना। ये फर्स्ट क्वाड ऑक्टेंट, ये सेकेंड ऑक्टेंट, ये थर्ड ऑक्टेंट, ये फोर्थ ऑक्टेंट, सब के सब ये बाहर वाले हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मैं ब्लू से लिखूंगा, ब्लू का मतलब इनसाइड वाले, इनसाइड वाले, तो यहाँ पर 4 हो गया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉजिटिव z की तरफ। अब देखो निगेटिव z की तरफ, इस एक्स वाई यानी एक्स ओ वाई से अंदर की तरफ, यानी पॉजिटिव z की तरफ निगेटिव z की तरफ, वो वाला जो ऑक्टेंट होगा उसे हम कहेंगे क्या, फिफ्थ ऑक्टेंट। सिमिलरली वाई ओ एक्स डैश यानी इस सेकंड के पीछे जो ऑक्टेंट होगा उसे कहेंगे सिक्स्थ ऑक्टेंट, ठीक है ना। और इस पॉजिटिव z की तरफ, सॉरी पॉजिटिव z से अंदर की तरफ यानी निगेटिव z की तरफ, यानी थर्ड के पीछे जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेवेंथ ऑक्टेंट। और इस फोर्थ के जो पीछे होगा उसे हम कहेंगे एट्थ ऑक्टेंट। क्या कहेंगे, एट्थ ऑक्टेंट। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, देखो रेड वाले पोर्शन बाहर की तरफ है और ब्लू वाले अंदर की तरफ है। ये बताओ इस प्लेन में अगर ये z एक्सिस नहीं होता, z एक्सिस नहीं होता तो इस प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हम, इस प्लेन का कोऑर्डिनेट लिखते हम प्लस प्लस, इसका लिखते माइनस प्लस, और इसका लिखते क्या माइनस माइनस, और इसका क्या लिखते प्लस माइनस। अगर सिर्फ 2D होता तो, सिर्फ 2D होता तो हम ऐसा लिखते, ठीक है ना, सिर्फ 2D होता तो हम ऐसा लिखते। लेकिन क्या है, 8 ऑक्टेंट है, एक प्लस z की तरफ एक माइनस z की तरफ। तो अगर प्लस z की तरफ लें, प्लस z की तरफ लें तो ये देखो x y तो यहाँ प्लस है ही, z भी बाहर की तरफ है, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना, ठीक है ना, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट होगा तो देखो माइनस प्लस था ही, इधर पॉजिटिव z है तो माइनस प्लस प्लस, इधर की तरफ है x और y तो माइनस था बाहर की तरफ है, यहाँ पर कहीं तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव और z इधर बाहर की तरफ पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस। हमने क्या किया देखो, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 ऑक्टेंट जो सामने वाले हैं उसका कोऑर्डिनेट लिखा, ठीक है ना, उसका कोऑर्डिनेट लिखा। कैसे लिखा, पहले हमने देख लिया कि इस प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस की तरफ है तो हर जगह देखो प्लस जोड़ दिया। अब अगर ऐसे ही अंदर वाला कोऑर्डिनेट लिखना होता, अंदर वाला कोऑर्डिनेट लिखना होता तो प्लस प्लस एक्स और वाई प्लस है और z अंदर की तरफ, z अंदर की तरफ तो क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ पर भी x नेगेटिव y पॉजिटिव है, z अंदर की तरफ है तो कोऑर्डिनेट होगा माइनस प्लस माइनस अंदर वाले, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, सॉरी माइनस माइनस है, कौन x और y, अंदर की तरफ क्या है नेगेटिव z है, यानी सेवेंथ कोऑर्डिनेट इज माइनस माइनस माइनस, है ना। ऐसे ही एट्थ के सिक्स फोर्थ के सामने यानी पीछे कौन सा होगा, एट्थ होगा। तो इसमें देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव y नेगेटिव है, अंदर की तरफ z नेगेटिव होता है तो ऐसा कोऑर्डिनेट होगा। तो क्या समझ में आई बात है कि तो फर्स्ट के पीछे होता है फिफ्थ, सेकंड के पीछे होता है सिक्स्थ, थर्ड के पीछे होता है सेवेंथ और एट्थ के पीछे होता है क्या, फोर्थ के पीछे होता है क्या एट्थ, फोर्थ के पीछे क्या होता है एट्थ। हमसे पूछा जाए कोई कोऑर्डिनेट, है ना, हमसे पूछा जाए कोई कोऑर्डिनेट जैसे +3 -2 और -1 किस क्वाड्रेंट में आएगा, किस क्वाड्रेंट के सॉरी किस ऑक्टेंट के अंदर आएगा, किस ऑक्टेंट के अंदर आएगा। तो हमें इतना नहीं सोचना, क्या सोचना है, सबसे पहले सोचो कि प्लस और माइनस x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता था 2D के हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। इतना सोचने के बाद अब यहां पर जाना z पर, देखना z पॉजिटिव है या नेगेटिव, z नेगेटिव तो अंदर की तरफ, z पॉजिटिव तो बाहर की तरफ, यानी कि प्लस माइनस माइनस दैट लाइज इन दी
8th quadrant, that lies in the 8th quadrant, that will lie in the 8th quadrant, that will lie in the 8th quadrant। समझ आई बात है कि नहीं? कहाँ पर लाई करेगा? 8th क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। कौन? 3, -2, -1 8th क्वाड्रेंट के, 8th ऑक्टेंट के अंदर लाई करेगा। सॉरी, माफ करना, मैं बार बार क्वाड्रेंट बोल दे रहा हूँ, ऑक्टेंट, 8th ऑक्टेंट के अंदर लाई करेगा। सिमिलरली अब कहीं पर ऐसा दिया हुआ है 3, 0, -2, 3, 0, -2, ठीक है ना? तो ये देखो x पॉजिटिव है, ठीक, y क्या है? 0 है, और x क्या, z क्या है? नेगेटिव है। अब हो गई परेशानी। तो अब देखो कि ये 0, y0 कहाँ कहाँ हो सकता है? y0 जाहिर सी बात है वो x एक्सिस, y एक्सिस तो नहीं हो सकता, या तो x एक्सिस होगा या z एक्सिस होगा, या तो x एक्सिस होगा या z एक्सिस होगा। मतलब ये जो प्लेन है, ये वाली प्लेन, इस प्लेन पर कहीं ना कहीं क्या होगा? ये पॉइंट होगा, ठीक है ना? अगर इस प्लेन को ऐसे पास कराओ, ऐसे अंदर की तरफ, है ना? कहाँ? ऐसे अंदर की तरफ पास कराओगे तो देखो इस प्लेन के ऊपर कहीं भी मूव करो, y की वैल्यू नहीं बढ़ रही है ना? y की वैल्यू नहीं बढ़ रही। मतलब अगर y 0 है तो इस प्लेन में लाई करेगा। देखो 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 देखो, इस प्लेन में लाई करेगा। दैट मीन्स क्या पता चला कि अगर सिर्फ y 0 है, x और z 0 नहीं है, तो पॉइंट विल लाई इन दी xz प्लेन, पॉइंट विल लाई इन दी xz प्लेन, पॉइंट विल लाई इन दी xz प्लेन, ठीक है ना? तो 0, 0, 0 ये तो रिप्रेजेंट करता है क्या? ओरिजिन। a, 0, c ये रिप्रेजेंट करता है xz प्लेन को। सिमिलरली 0, b, c क्या है? कौन सा वैल्यू 0 है? x 0 है। x 0 का मतलब इधर ना इधर वैल्यू बढ़ रही होगी ना इधर वैल्यू बढ़ रही होगी, ये वाले प्लेन में होगा, इस वाले प्लेन में होगा, इस वाले प्लेन में होगा। दैट मीन्स yz प्लेन, दैट मीन्स yz प्लेन, दैट रिप्रेजेंट yz प्लेन। इसका आसान तरीका ये है, जो कोऑर्डिनेट 0 है उसको छोड़ दो x y z में से, ये 0 है इसको हटा दो तो क्या बचेगा? yz प्लेन। ऐसे याद रख सकते हो। सिमिलरली a, b, 0, 0 कौन सा है? z है, तो मतलब दैट रिप्रेजेंट xy प्लेन, दैट रिप्रेजेंट xy प्लेन। तो 0, 0, 0 ओरिजिन, a, 0, c xz प्लेन, 0, b, c yz प्लेन, a, b, 0 xy प्लेन। अब अगर ऐसा हो जाए कि a, 0, 0 देखो x भी y भी 0 z भी 0, तब इस कंडीशन में ये हो जाएगा x एक्सिस, है ना? अगर 0, b, 0 की फॉर्म हो तो ये हो जाएगा y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, और अगर 0, 0, c की फॉर्म का हो दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ z एक्सिस, है ना? एंड इन द आर्बिट्रेरी फॉर्म इट विल रिप्रेजेंटेड बाय दिस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? समझ आ गई बात है? तो हम जरा कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको समझते हैं कहां पर लाई करेगा, कहां पर लाई करेगा ये, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 1 क्या दिख रहा है? x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी फर्स्ट। अब अगर z पॉजिटिव होगा तो बाहर की तरफ, और अगर z नेगेटिव होगा तो अंदर की तरफ। तो मतलब ये पॉइंट लाई करेगा, प्लस प्लस तो हो गया, और z भी प्लस है, यानी कि फर्स्ट ऑक्टेंट में। अगर नेगेटिव होता तो फिफ्थ ऑक्टेंट में, क्योंकि फर्स्ट के पीछे क्या होता है? फिफ्थ, सेकंड के पीछे क्या होता है? 6, थर्ड के पीछे क्या होता है? 7th, है ना? और फोर्थ के पीछे क्या होता है? 8th, है ना? अब ऐसे आ जाए -3, 4, 1, तो देखो x नेगेटिव
वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ आएगा। अब देखो z क्या है, पॉजिटिव तो बाहर की तरफ, यानी कि सेकेंड ऑक्टेंट, और अगर यहीं पर माइनस होता तो सिक्स्थ ऑक्टेंट, क्योंकि सेकेंड के पीछे क्या होता है, सिक्स्थ होता है। सिमिलरली -3, -4, -1, एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, यानी कि थर्ड पे पहुंच जाओ, 2D के हिसाब से थर्ड पे पहुंच जाओ। अगर z पॉजिटिव हुआ तो बाहर, z नेगेटिव हुआ तो अंदर वाला ऑक्टेंट, तो कहाँ पर है, z नेगेटिव, यानी कि A 1 2 3, तीसरे के पीछे क्या होता है, 7th होता है, यानी कि दैट पॉइंट विल लाइज इन दी 7th ऑक्टेंट, दैट पॉइंट विल लाइज इन दी 7th ऑक्टेंट। कहाँ पर लाई करेगा, 7th ऑक्टेंट के अंदर लाई करेगा ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 7th ऑक्टेंट के अंदर लाई करेगा। अब आ जाए 3, 0, -1, तो सीधा y 0 है, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल लाई इन दी XZ प्लेन। कहाँ लाई करेगा, XZ प्लेन में। 0, 4, -1, y 0 है, सॉरी x 0 है, कौन सा बचा, XZ, दैट पॉइंट विल लाई इन दी YZ प्लेन। x 0 है, बचा क्या, YZ, दैट पॉइंट विल लाई इन दी YZ प्लेन। सिमिलरली 9, -2, 0, z 0 है, x और y है, मतलब दैट पॉइंट विल लाई इन दी XY प्लेन। अगर दो कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, जैसे 0, 0, -2, दैट विल लाई ऑन दी नेगेटिव z एक्सिस और सिंपली z एक्सिस। कहाँ लाई करेगा, z एक्सिस पर। 2, 0, -0 कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस पर, है ना। क्यों x एक्सिस पर लाई करेगा, चूंकि बाकी दोनों एक्सिस की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है ना। सिमिलरली 0, -2, 0 दैट विल लाई ऑन दी y एक्सिस, ये वैल्यू कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पर लाई करेगा। तो होपफुली आपको ये पहचान में आ गया होगा कि पॉइंट को कैसे देखेंगे। तो 3D में एक एक्सिस ये, दूसरी एक्सिस ये, तीसरी एक्सिस ये, है ना। ये हो गया तुम्हारी पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव z एक्सिस। या ऐसे समझ लें कि ये x, ये y, तो ये z, ये x, अगर इसके हिसाब से देख लें ऐसे ही, तो ये x, ये y, तो ये z, ये x, ये y, तो ये z, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, z एक्सिस हो जाएगी, ठीक है ना, z एक्सिस। तो ये देखना, तो ये जो z एक्सिस हम बनाएंगे ऐसे, +x + y + z। तो ये वाला पोर्शन जो है ये है फर्स्ट, ये जो है सेकेंड, यहाँ पर जो होगा थर्ड, ये जो होगा फोर्थ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है दैट विल बी फिफ्थ, और ये जो पोर्शन है वो हो जाएगा क्या, सिक्स्थ। समझ आई बात है कि नहीं। ये जो पोर्शन नीचे है ये हो जाएगा ऐसे 7th, और ये जो पोर्शन यहाँ पर है दैट विल बी 8th, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं आई। तो ज़रा इसके हिसाब से मैं सोचता हूँ, ये x, ये y, ये z, मान लेना ये ऐसे इधर बढ़ा हुआ है, ये पीछे निकला हुआ है और ये नीचे निकला हुआ है। अब जैसे पूछ लिया गया मैं मुझसे कोऑर्डिनेट 3, 0, -1, 3, 0, 0 हो गया, मतलब y 0, y कौन सा है ये, ठीक है। तो मतलब इसके अलोंग वैल्यू 0 है। तो 3, 0, -1, 3x पॉजिटिव और z की वैल्यू है -1, तो 3, 0, -1, तो एक y 0 है, तो मतलब इस प्लेन में कहीं लाई करेगा, इस वाली प्लेन में कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। समझ में बात है कि नहीं। तो अब देखो क्या था, 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव है, यानी x पॉजिटिव है ना। z नेगेटिव, तो z नेगेटिव बाहर है या अंदर की तरफ, इधर की तरफ, तो मतलब इधर कहीं पर इस प्लेन में यहाँ पर ये पॉइंट कहीं पर होगा। समझ में बात है कि नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट कहीं पर होगा। समझ गए, होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो 3D के अंदर हम पॉइंट को कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो उसी हिसाब से जिस तरह से हम 2D के अंदर वेक्टर को क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं,
3D के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। वेक्टर क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मान ले ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है हमारा z एक्सिस, ठीक है ना। और यहाँ पर मान लो ये है z एक्सिस और यहाँ से ये कोई हमारा कोई वेक्टर है, ऐसे ऐसे, है ना। समझ में बात है कि नहीं है, देयर इज सम वेक्टर लाइक दिस, है ना, जो कि कहाँ लाई कर रहा है, इधर कहीं, इससे ये पैरेलल लाइन, ठीक है। सॉरी, इससे ये x एक्सिस से पैरेलल ये हो गया, z एक्सिस से पैरेलल ये हो गया, ठीक है ना, z एक्सिस से पैरेलल ये हो गया, ठीक है ना, z एक्सिस से पैरेलल ये हो गया और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है ना, y एक्सिस परपेंडिकुलर ये हो गया। ये कैसे रहा होगा, कुछ ऐसा, है ना, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से होगा। तो ये जो वेक्टर हमारा, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ये है हमारा z एक्सिस था पीछे अंदर वाला। खैर, तुम चाहो तो इसको रब कर दो, ठीक है ना। तो ये तो पीछे वाला क्या है, z एक्सिस है जो अंदर की तरफ जा रहा है। तो ज़रा गौर करना कि ये जो वैल्यू है, ये जो वेक्टर हमारा, ये हमारा r वेक्टर, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है, हकीकत में देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली ऐसे ऐसे और ऐसे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कहाँ पर राइट एंगल है, यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये ऐसा प्लेन है ऐसा, ठीक है ना, ये जो बाहर की तरफ है इसमें से एक प्लेन है ऐसे ऐसे, और ये वाली वैल्यू ऐसे हाइट है, ठीक है ना, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो ये वाली एंगल जो है राइट एंगल होगी, ध्यान देना, ये वाली एंगल क्या होगी, राइट एंगल होगी। ये ऐसा है कुछ, क्योंकि ये तो ऐसा रहा होगा ना। तो ये वेक्टर जो है x एक्सिस से बना रहा है अल्फा एंगल, y एक्सिस से बना रहा है बीटा एंगल और z एक्सिस से बना रहा है गामा एंगल, ठीक है ना। और ये हमारा r वेक्टर, समझ में बात है कि नहीं, क्या है, r वेक्टर, मतलब ये है हमारा x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, दैट इज पॉजिटिव y एक्सिस, एंड देयर इज ए वेक्टर लाइक दिस। इस तरह से कोई वेक्टर है, इस तरह से कोई वेक्टर हमारा, है ना। तो देखो यहाँ से एक लाइन यहाँ नीचे डालो ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, जैसे यहाँ से ये डालोगे जैसे तुम परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन में एक हाइट ही आएगी, और जब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा इस प्लेन में, इसको इधर ज्वाइन करोगे और इसको इधर ज्वाइन करोगे, इसको इधर ज्वाइन करोगे, इसको इधर ज्वाइन करोगे, मतलब यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री पर है। इधर इसको मिलाओगे, इस पॉइंट को यहाँ से और इस पॉइंट को यहाँ से, तो यहाँ पर भी बनेगा एक स्क्वायर और ये है हाइट। तो ये देखो, ये जो है, ये इस प्लेन में ये वाली लाइन, ये देखना, ये वाली जो रेक्टेंगल है, ये वाली रेक्टेंगल, इसका ये डायगोनल है। और अगर ये RX है, ये RX है और ये RZ है, और ये वाली वैल्यू जो है क्या हमारी, ये RY है, ये वाली वैल्यू ऐसे जाएगी ना RY। तो ये वाला जो डायगोनल है, दैट विल बी अंडर रूट, ये वाला दैट विल बी अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट RX स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर। और फिर इससे लेकर ये ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू जो है वो RY ही रहेगी, है ना, चूँकि यहाँ पर जो वेक्टर ऐसे एंगल बना रहा था, तो ये हाइट और ये हाइट बराबर होगी। तो इस फिर से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्या,
ये है आर वाई, ये है अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू हमें चाहिए। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो ये जो रिजल्टेंट है आर, दैट विल बी अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। और ये कंपोनेंट क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग आर एक्स, तो क्या हो जाएगा आर एक्स आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग आर वाई, तो क्या हो जाएगा आर वाई जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग क्या आर जेड, तो क्या हो जाएगा आर जेड के कैप, है ना। तो वेक्टर आर विल बी आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप, ठीक है ना। तो ये था हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये था हमारा वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, यही वेक्टर जो वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है वो है बीटा, यही वेक्टर जो जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है वो है गामा, ठीक है। तो ये देखो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग क्या हो जाएगा आर कॉस अल्फा, इसी का कंपोनेंट इधर y के अलोंग क्या हो जाएगा r cos बीटा, और इसी का कंपोनेंट z के अलोंग क्या हो जाएगा r cos गामा, ठीक है ना। समझ आई बात है कि नहीं आई। तो ये हम मान लो अगर हमारा x एक्सिस और ये एंगल है अल्फा अगर, और ये है वेक्टर r, तो इसके अलोंग क्या हो जाएगा कंपोनेंट r cos अल्फा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि rx जो है हमारा r cos अल्फा के बराबर है, जो आर वाई है सिमिलरली वो आर cos बीटा के बराबर है, और जो आर जेड है हमारा वो आर cos गामा के बराबर है, ठीक है ना। आर cos गामा के बराबर है, आर cos गामा के बराबर है ना। वेयर आर इज अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। वेयर आर इज अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चलती है इस वाले रिजल्ट से, दैट मीन्स कॉस अल्फा इज आर एक्स बाय आर एंड कॉस बीटा इज आर एक्स बाय आर वाई बाय आर एंड कॉस गामा इज आर जेड बाय आर, ठीक है ना। ये जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू है, these values are denoted by L, M, N and cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा are known as डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहलाता है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो मतलब L, M, N are डायरेक्शन कोसाइन, वेयर L is cos अल्फा, वेयर M is cos बीटा एंड N is cos गामा, मतलब Rx by R। ध्यान दो ये Rx क्या है, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस डिवाइडेड बाय टोटल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। समझ आ गई बात है। तो इन तीनों को जरा स्क्वायर करके ऐड करें, मतलब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, यानी कि या इसी बात को ऐसा भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ऐसा लिखे या ऐसा। इसको ज़रा जोड़ कर देखिए रिजल्टेंट क्या आ रहा है हमारा, जो वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, ज़रा देखिए इसको। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, दैट विल बी आर एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब ज़रा आओ इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड पर अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज़ आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट क्या देगा 1, कैंसिल आउट होकर के रिजल्ट क्या देगा 1। तो यहाँ से क्या पता चला, नोट कर लें, क्या पता चला कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने देखा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D में हमने क्या क्या देखा कि अगर हमारे पास
ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और ये है कोई वेक्टर, है ना, ये है कोई वेक्टर। इसका आर एक्स कंपोनेंट जो है वो है, एक्स कंपोनेंट जो है वो आर एक्स है, और आर वाई कंपोनेंट, वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो आर वाई है, और जेड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो आर जेड है, जिसमें ये रिजल्टेंट जो है एक्स एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो इसके कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होगी आर एक्स बाय आर, जिसे हमने कहा था डायरेक्शन कोसाइन। एम की वैल्यू हो जाएगी कॉस बीटा, यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा इज डायरेक्शन कोसाइन, आर वाई बाय आर, और एन की वैल्यू हो जाएगी कॉस गामा, यानी कि आर जेड बाय आर। कैसे होगी ये देखो, ऐसे समझो इसको, ये था एक्स एक्सिस और ये है वेक्टर हमारा, ऐसे कहीं। तो ये देखो यहाँ से क्या हम ऐसे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, कहीं पर भी बाहर की तरफ, तो ऐसे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं हमने, है ना। और ये एंगल अगर हमारा अल्फ़ा है, मान लो ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल क्या हमारा अल्फ़ा है, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा, ठीक है ना। इसको मैं अगर ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या है, ये आर और ये है अल्फ़ा, तो इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली एक्स से, वाई से, जेड से, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आर कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, यानी कि आर कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है, आर एक्स के, और आर वाई किसके बराबर है, आर कॉस गामा के, सॉरी बीटा के, और आर जेड किसके बराबर है, आर कॉस गामा के। तो यहाँ से आर एक्स बाय आर कॉस अल्फ़ा, आर एक्स बाय आर वाई बाय आर कॉस बीटा, आर जेड बाय आर कॉस गामा, तो इससे एल एम एन की वैल्यू आपको ऑब्टेंड हो जाएगी, एल एम एन की वैल्यू आपको ऑब्टेंड हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, दीज आर नॉन एज डायरेक्शन कोसाइन। और ये जो आर एक्स आर वाई आर जेड है, हम ये मानते हैं कि इस वेक्टर आर का 3D में एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, और जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है, जहाँ पर आर जेड आर वाई आर एक्स ऐसा है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस आर का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी गिवन बाय आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। अब जरा गौर करें कि इस पॉइंट को अगर हम P कह दें तो इसका कोऑर्डिनेट भी यही होगा, आर एक्स आर वाई और आर जेड, चूँकि ये वैल्यू यहीं लिखी हुई है। तो मतलब ये जो वेक्टर R है बेसिकली पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, जो वेक्टर R है वो क्या है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। मतलब R वेक्टर जो है 0,0,0 से आर एक्स आर वाई आर जेड तक ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो वेक्टर R है वो बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P है, एंड दैट कैन बी रिटन एज आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। तो यहाँ से क्या पता चला, किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पॉइंट A है, उसका कोऑर्डिनेट है 3,-2,4, तो मतलब A का पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ A, मतलब ऐसा वेक्टर जो O से यानी ओरिजिन से A को ज्वाइन कर रहा होगा, उसका कोऑर्डिनेट पोजीशन वेक्टर होगा 3i कैप -2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है ना, प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। एक बहुत ही अच्छी बात है जो अब हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। क्या क्या देखेंगे, ज़रा देखें कि अगर हमारे पास वेक्टर A है इस तरह से 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप की फॉर्म में, और वेक्टर B है 2i कैप -1j कैप -2k कैप की फॉर्म। अगर हमसे पूछा जाए रिजल्टेंट ऑफ A प्लस B, तो हमें क्या लिखना है, इसको लिख देना है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एडिशन 2i कैप -1j कैप -2k कैप।
आई वाले वेक्टर को आई से जोड़ सकते हैं, जे वाले वेक्टर को जे से जोड़ सकते हैं, के वाले वेक्टर को के से जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होता था, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका सिंपली समेशन क्या हो जाता था, ए प्लस बी। तो 3i कैप और 2i कैप, 3i कैप और 2i कैप दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, 5i कैप। सिमिलरली जे और जे मिलकर के, एक प्लस जे वाई की तरफ, एक माइनस वाई की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में है, सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, जे कैप। वेक्टर के हिसाब से एडिशन है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखोगे तो ये 2 ऊपर की तरफ, ये 1 नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो 2 - 1 1 होता है। और जे के हिसाब से देखोगे तो वेक्टर +2 और -1 जे कैप, +4 के कैप -2 के कैप, कितना हो जाएगा, 2 के कैप। ये हो जाएगा इसका वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन अगर आई जे के कैप की फॉर्म में हो तो सिंपली ऐसे ऐड अप कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि मान लो यहाँ पर ओरिजिन था, यहाँ पर है एक पॉइंट P और यहाँ पर एक पॉइंट है Q, यह पॉइंट P और यह है Q, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है ना, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2। इसका कोऑर्डिनेट है सपोज कर लो 1, 7, 2। तो अभी हमने बताया कि वेक्टर R1 जो है वो पोजीशन वेक्टर है P का, तो इसका मतलब R1 जो है बेसिकली ये है 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। क्यों? क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट में क्या लगा दो, i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा, i कैप 1i कैप + 7j कैप + 2k कैप, ये हो जाएगा R2 वेक्टर, ठीक है ना। और अगर याद हो तो पैरेललोग्राम के हिसाब से ये वाला वेक्टर जो होगा क्या देगा, R2 - R1 वेक्टर, है ना। पैरेललोग्राम का वो डायगोनल P से Q की तरफ R2 - R1, Q से P की तरफ R1 - R2, तो R2 - R1 विल गिव यू बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P से Q, है ना, फ्रॉम P टू Q। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। तो R2 कितना था हमारा, i कैप + 2j कैप + 2k कैप माइनस ऑफ R1, R1 कितना है, 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप। अब माइनस करोगे तो देखो i कैप - 2i दैट विल गिव यू +1 - 2 - i, एक जैसे वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, +2j - 3j, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो -3j हो जाएगा, 2 - 3 इज -j, 2 - 4 इज -2k कैप। मतलब जो वेक्टर R2 - R1 है, ये वेक्टर R2 - R1 है, वो बेसिकली क्या है, -i कैप -j कैप -2k कैप, ऐसे है। इसको और आसानी से निकाल सकते थे, कैसे, देखो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, इस वैल्यू को डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, P से Q की तरफ है, x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, 1 - 2 -i कैप, 7 - 3 + 7 - I think there was 7, it was 7, it is 7, 7 - 3 is what, I think +4, 7 - 3 + 4j कैप, 2 - 4 -2k कैप। इतना आसान है पॉइंट P से Q का पोजीशन वेक्टर निकालना, सॉरी पॉइंट P से Q का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, है ना। P से Q का डिस्प्लेसमेंट यही है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन resolution of vector. Thank you. We will meet in the next lecture.